लेट अस नाउ स्टडी कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जैसे नॉर्मल इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन निकालते हो आप। ठीक है, क्या होता है इसके सॉल्यूशन? आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, कैसे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आएगा इसका? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 के क्या सॉल्यूशन होते हैं? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर भी माइनस 1 होता है और माइनस आयोटा स्क्वायर भी माइनस 1 होता है। इसके आंसर कैसा आया आपका? कॉम्प्लेक्स आया। सो ये तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका d लेस देन 0 है, इसलिए आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो आपका कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं उस केस में। तो इस तरह की इक्वेशन है, मान लीजिए कोई भी आपके पास इक्वेशन है, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर ये चीज आपकी सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन को आप जब उसमें डाल देंगे इक्वेशन में तो आपका क्या हो जाएगा? LHS बराबर RHS हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप x इक्वल टू आयोटा डालते हैं, क्या होगा? LHS बराबर क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर प्लस 1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 0 बराबर RHS। सॉल्यूशन का मतलब होता है आपका LHS बराबर RHS आ जाता है इस तरह से। और ये तो मैंने कॉम्प्लेक्स वाला केस लिया, ऐसा रियल वाला केस भी देख सकते हो आप कोई भी। सो इसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन वो होगा जो उसको सेटिस्फाई करे, जिसके लिए आपका राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड हो सके। और अब क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसमें डेरिवेटिव्स आते हैं, ठीक है, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं, तो उसमें जो आपका आंसर होगा वो भी कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर उसमें dy by dx की फॉर्म है या dy by dx की फॉर्म है तो y जो होगा एज अ फंक्शन ऑफ x होगा। अगर y फंक्शन ऑफ x नहीं होगा तो क्या होगा? dy by dx तो 0 ही हो जाता। फिर वो dy by dx बचता ही क्यों अगर वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाता तो? इसका मतलब है जो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो आंसर आएंगे वो आपके फंक्शंस आएंगे, वो आपके कांस्टेंट्स नहीं आएंगे। हालांकि कांस्टेंट भी फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, y एक्सिस के पैरेलल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, बट कहने का मतलब है वो फंक्शन ऑफ x होगा। इन केस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और मैं जानता हूं यहाँ पे y जो होगा एक फंक्शन ऑफ x निकल के आएगा, क्योंकि इस केस में अगर ये y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x पर डिपेंडेंसी है, मान सकते हैं अपन उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इन इस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो आपका कुछ ऐसा होगा, y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, सम फंक्शन ऑफ x होगा, पाई x लिख देते हैं लेट से। और सम फंक्शन ऑफ x हुआ मतलब क्या है? या अगर मान लीजिए फंक्शन ऑफ x कोई स्ट्रेट लाइन हो सकती है, फंक्शन ऑफ x मान लीजिए अगर इसमें x की पावर 2 आई तो एक पैराबोलिक फंक्शन हो सकता है, यानी फंक्शन है, उस फंक्शन का कर्व भी होगा, इसलिए हम इसको नाम देते हैं सॉल्यूशन कर्व। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, जो आपका सॉल्यूशन है वो भी एक x का एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है या x का कोई भी फंक्शन आ रहा है, जरूरी नहीं पॉलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है x का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ सकता है x का, लॉगरिथमिक फंक्शन आ सकता है x का, कोई भी जनरल फंक्शन है x का, तो वो एक उसका ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं, उसको हम बोल देंगे सॉल्यूशन कर्व। और यानी ये जो कर्व होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा ये इक्वेशन, ठीक है, और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा कर्व। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं आगे। इसका मतलब अभी इतना ध्यान रखिए कि इसका जो आंसर आएगा वो फंक्शन ऑफ x होगा, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन कर्व। सो इसी इक्वेशन का मैं अगर आपको आंसर बता दूं तो आंसर को हम क्रॉस चेक करते हैं पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आंसर एक सॉल्यूशन कैसे हुआ बना इसका। तो हमारे पास इक्वेशन थी d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। लेट से हम एक वैल्यू डालते हैं इसमें, लेट्स पुट y इज इक्वल टू, लेट से हम डालते हैं a साइन ऑफ x प्लस b। सॉल्व करके देखते हैं LHS क्या बन जाएगा। LHS होगा आपका, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, y की वैल्यू डाल देंगे इसमें, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? a टाइम्स cos ऑफ x प्लस b, यही आएगा। एक बार करने पे ही आएगा, यानी दो बार करने पे इसका एक और बार लिख देते हैं इसको, यानी ये हो गया दो बार करने पे, प्लस y एक बार कर दिया था मैंने, फिर एक और बार करना पड़ेगा मेरे को। एक और बार करने पे क्या आएगा? a बाहर ले लेते हैं, cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, ये आएगा माइनस साइन x प्लस b प्लस y। ये किसके बराबर आ गया? ये तो y माना था मैंने, यानी किसके बराबर आ गया? ये 0 के, यानी RHS के। यानी ये मेरा फंक्शन है, मैं आपको दिखाया कि ये इसका सॉल्यूशन होगा। और इस केस में आप देखेंगे आपका जो सॉल्यूशन है वो निकल के आ रहा है y बराबर 5x बराबर a टाइम्स साइन ऑफ x प्लस b। ये इस केस में सॉल्यूशन हुआ इसका। और
एक और चीज जो महत्वपूर्ण यहाँ पे देखने वाली है, यहाँ पे ये है कि जो ए और बी है, ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी है तो कांस्टेंट, बट ऐसा तो नहीं है कि ए की वैल्यू 1 मैंने फिक्स तो ना करी है, ए 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, चाहे आपका ए 10 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो, आपका इक्वेशन में ए का कोई महत्व ही नहीं है, वो तो हमेशा जीरो ही बनी रहे आरएचएस में, सॉल्यूशन तो तब भी है। इन इस केस में आपके जो ए और बी हैं उनको हम बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, यानी इसका मतलब ये है कि ये कोई भी वैल्यू ले लें तब भी आपका सॉल्यूशन ये बनेंगे ही सही, ठीक है। तो इस केस में ये सॉल्यूशन आता है जिसमें आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कोई वैल्यू हम फिक्स नहीं कर रहे हैं ए और बी की, उसको सॉल्यूशन में बोलते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज ये कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। इसमें आप लेट से ए को 1 ले लीजिए, बी को 2 ले लीजिए, ए को 10 ले लीजिए, बी को -5 ले लीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यानी इसका मतलब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ए और बी की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा, मैं ये होगा आपका जनरल सॉल्यूशन। और यदि आप ए और बी की वैल्यू फिक्स कर देते हैं तो वो हो जाएगा आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सो अगर मान लीजिए मैं फिक्स कर दूं ए और बी को वैल्यू को, तो लेट्स फिक्स ए इज इक्वल टू लेट से 2 मैंने फिक्स कर दिया और बी इज इक्वल टू मैंने π/4 फिक्स कर दिया, तो मेरा जो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, y बराबर लेट्स से उस फंक्शन को बोलता हूं मैं phi1x, जनरल सॉल्यूशन मेरा phi x था, इसको मैंने बोल दिया phi1x क्योंकि ये वन ऑफ द सॉल्यूशन है, तो मैंने phi1 नाम दे दिया इसको, लेट से ये बन जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस π/4। तो इस केस में मैंने इसको ए और बी को जो आर्बिट्री कांस्टेंट थे मैंने उनको फिक्स कर दिया, तो ये आपका सॉल्यूशन कहलाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ऐसे खूब सारे पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकते हैं अलग अलग, आप ए और बी को कुछ भी डालते रहिए, रियल वैल्यू डालते रहिए ए और बी की कुछ भी, तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन का मतलब कि सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है। सो अब निकालते कैसे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो हम देखते हैं। जैसे हमने इंटीग्रेशन के केस में देखा था, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या आता है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव यूनिक क्यों नहीं होता, तो वैसे ही इसका भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इसका क्या मतलब होता है, यानी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है वो क्या दिखाती है, वो क्या समझाती है। जैसे सिंपल इक्वेशन है, मान लीजिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये दिखाती है स्ट्रेट लाइन। सो उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मतलब होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरह से है तो किसी ना किसी कर्व की इक्वेशन ही, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या है, एक कर्व ही तो आ रहा है। ये आपका क्या है सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू 2 साइन समथिंग, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कर्व ही तो है। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में से जरिया है किसी भी कर्व को डेरिवेटिव्स की टर्म से रिप्रेजेंट करने का। मान लीजिए अगर मैं आपको ये कर्व दूं, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, वही होगी d2x अपॉन d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू 0। यानी एक तरह से आप समझ लीजिए इस कर्व को आप इनक्रिप्ट कर रहे हो किसी और फॉर्म में। सो अब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका कैसे हम लोग करते हैं, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या समझाती है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी हमने d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, इसका जो सॉल्यूशन आया है वो आया है a टाइम्स साइन x प्लस b, यानी वो क्या है, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स का फैमिली है। फैमिली क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, बिकॉज ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी एक वैल्यू ये है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऐसे ही ये है। मान लीजिए एक सॉल्यूशन होगा, ए को आप 3 डाल दें, बी को आप π/6 डाल दें, वो भी एक सॉल्यूशन होगा, यानी वो भी एक उस फैमिली का मेंबर होगा। यानी इस तरह के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम बना रहे हैं, साइनसोइडल फंक्शन जो बना रहे हैं, वो सब फैमिली के क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। यानी ये इक्वेशन जो है, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है अ फैमिली ऑफ साइनसोइडल फंक्शंस ए, और कैसी फैमिली है, a sin x प्लस b, ठीक है। आप लिख सकते हैं दिस रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ साइनसोइडल फंक्शन a sin x प्लस b। a sin x प्लस b टाइप के जो फंक्शन है उसकी फैमिली को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो और कुछ कैसे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन का किस तरह किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन किसी ना किसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आप देखें हमेशा एक जनरल सॉल्यूशन आएगा, आप देखें तो एक किसी ना किसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और उस फैमिली का हर जो मेंबर होगा वो उसका एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो कुछ और केसेस लेते हैं इसमें। तो लेट से एक और केस देखते हैं हम। मान लीजिए आपको दिया हुआ है x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन दी हुई है। अब देखते हैं ये इक्वेशन किस फैमिली को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, देखेंगे आप, देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं लिख लेता हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये बन जाएगा y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स dx। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं।
इंटीग्रेशन ऑफ y dy, इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx। इंटीग्रेशन ऑफ y dy हम जानते हैं क्या होता है, y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्या आएगा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, दोनों तरफ आएगा कांस्टेंट, इधर भी आएगा कांस्टेंट, इधर भी आएगा कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट को मिला के मैंने c लिख दिया है। ठीक है, c1 माइनस c2 जो भी है, यानी क्या बन गया ये, इसको मैं इधर ले आता हूं, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c, और 2 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं दोनों तरफ, तो वो भी एक नया, एक कांस्टेंट नया c बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये कोई नया कांस्टेंट बन जाएगा लेट से, इस कांस्टेंट को बोल देते हैं लेट से k, यहाँ पे k एक कांस्टेंट है। और ये इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, एक सर्कल की इक्वेशन होती है। हम क्या पढ़ते हैं सर्कल, हम पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका कि सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे, और रेडियस कहाँ है r, ये वाला पॉइंट क्या होगा r, 0, यही पढ़ते हैं हम लोग इसकी इक्वेशन। और ये आर स्क्वायर क्या होता है, इस केस में कांस्टेंट होता है, इस सर्कल की रेडियस कांस्टेंट है, यानी आर स्क्वायर कांस्टेंट होगा, यानी जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के जो है वो क्या होगा, एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। ये जो आपका आंसर आया है ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ सर्कल्स विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस रूट के। क्योंकि यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा इसका रेडियस होगा रूट के, यानी एक फैमिली है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस क्या है, रूट के की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग सर्कल आएंगे। तो यानी इस तरह आपकी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एक फैमिली ऑफ कर्व समझाती है। यहाँ पे वो कर्व्स कौन से हुए, सर्कल्स हुए। और आप ये देखने वाली बात है क्योंकि सारे सर्कल का सेंटर कॉमन है, सारे सर्कल का सेंटर क्या है, 0,0 है, ओरिजिन है, यानी कैसे सर्कल हुए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुए, यानी इट इज अ फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करती है। इट रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व, इसलिए हम बोलते हैं इसको सॉल्यूशन कर्व, इसका जो आंसर आता है इसको बोलते हैं सॉल्यूशन कर्व। तो ये इस केस में क्या हुआ, उसका जनरल सॉल्यूशन हुआ। अगर आप के की वैल्यू फिक्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। सो आज के लेक्चर में हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मतलब होता है, इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और यदि आपको सिंपल सी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो तो उससे आप फैमिली ऑफ कर्व निकाल सकते हैं इस तरीके से, और आप उसको इमेजिन करके देख सकते हैं कि वो फैमिली किस तरह रिलेटेड है आपस में, कॉन्सेंट्रिक, इस केस में कॉन्सेंट्रिक आया था, किसी केस में कुछ और आ सकता है, जैसे मान लीजिए किसी केस में एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस आ सकती हैं फैमिली में, ठीक है, जिसका स्लोप कॉमन होगा तो क्या होगा, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। सो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे यदि हमें कोई कर्व पता हो, मान लीजिए उल्टा देता मैं आपको, कर्व होता आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, इसको डिफरेंशियल कैसे बनाएंगे हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और जब तक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जब तक आपका ये जो आर है ये आपका इक्वेशन से हट नहीं जाता। आप देखिए सर्कल की इक्वेशन क्या थी, ये थी, क्या इसमें आर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से कि क्यों हमें ये वेरिएबल हटाना पड़ता है। एक्चुअली क्या है, ये फैमिली का पार्ट है, आर जो है, आर अलग अलग फैमिली मेंबर के लिए अलग अलग होगा, छोटे सर्कल के लिए आर छोटा होगा, बड़े सर्कल के लिए आर बड़ा होगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन तो फिक्स होती है, वो तो एक ही इक्वेशन होगी। इन उस केस में आपको जो जो वेरिएबल चीज है, जो आर फैमिली के लिए अलग अलग है ना, फैमिली के हर मेंबर के लिए आर अलग अलग है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको एक ही लिखनी है पूरी फैमिली के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए फैमिली में 5 लोग हैं, सबका फर्स्ट नेम अलग अलग है और सरनेम सबका सेम है, तो ये आपका जो आर है एक तरह से क्या है, फर्स्ट नेम है, हर मेंबर का अलग अलग है। पर आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है, भाई कौन सी फैमिली है, शर्मा की फैमिली है, वर्मा की फैमिली है, तो आप क्या लिखेंगे उसमें, केवल वही चीज लिखेंगे जिसमें जो कि वेरिएबल नहीं है, राइट। सो इस केस में हमें लिखना होता है उल्टा, वाइस वर्सा। तो हमें जो आपका फैमिली के हिसाब से, हर फैमिली के हर मेंबर के हिसाब से जो पैरामीटर बदल रहा होता है, उस पैरामीटर को हमें एलिमिनेट करना होता है, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख पाते हैं। तो इसको हम अगली क्लास में सीखेंगे ढंग से, मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। थैंक यू।